हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुनीता टंडन फ्रॉम आरआर कॉलेज अलवर। आपको लेक्चर 5 एसिड बेस कैटालिसिस में मैंने आपको जनरल और स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस के बारे में पढ़ाया था कि किन को हम एसिड और किसको स्पेसिफिक और किसको जनरल एसिड बेस कैटालिसिस कहते हैं। और हमने लास्ट में शुरू किया था मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस। और इसमें आपको मैंने बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार पहले एच आयन के स्थानांतरण से एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब भी एसिड बेस कैटालिसिस होता है तो जो मैकेनिज्म कहता है कि जो भी सबस्ट्रेट है या जो भी आपका रिएक्टेंट है उसके साथ में एच आयन स्थानांतरण करके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। और आप सब जानते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है। यह रिएक्शन स्लो प्रोसेस से होता है और आपको मालूम है काइनेटिक्स में जितने भी रिएक्शन स्लो प्रोसेस से होते हैं वो रेट डिटर्मिनिंग होते हैं। इसके बाद आंतरिक पुनर्व्यास रीअरेंजमेंट इंटरनल रीअरेंजमेंट वाले फास्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनता है। और जो स्टेप फास्ट होता है वो रेट डिटर्मिनिंग नहीं कैटालिसिस में नहीं होता, काइनेटिक्स में नहीं होता। प्रोडक्ट बनता है तथा एच आयन अगेन फ्री हो जाते हैं। एच आयन क्षारक उत्प्रेरक द्वारा हटा दिए जाते हैं और ये जो एच आयन जो रिलीज हुए वापस से ये कोई बेस होता है, वो बेस कैटालिस्ट के द्वारा हटा दिए जाते हैं। अब इस हिसाब से जो आपको मैंने बताया ये इस हिसाब से हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वो है म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। माना कि इसको हम परिवर्तित ध्रुवण भी कहते हैं, म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज को। माना कि GH कैपिटल G और H ये अल्फा ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब GH अल्फा ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है तो जो बीटा ग्लूकोज है उसको हम HB से रिप्रेजेंट करेंगे। ये HB बीटा ग्लूकोज को दर्शाता है। अल्फा और बीटा में क्या होता है, इनमें जो है कि लाइट का जो इन्वर्जन है, जो रोटेशन है, जो ध्रुवण है वो बदल जाता है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ग्लूकोज का तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज दोनों बनती हैं। ठीक है, तो एच आयन ने एसिड द्वारा प्रोटोन ने उसने क्या करा, ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज GH के साथ में कंबाइन किया और HGH पॉजिटिव एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया। ये HGH कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिंपली एच आयन का एडिशन हुआ है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना HGH पॉजिटिव। ये कॉम्प्लेक्स जो है बाद में एच आयन रिलीज करके HG बनाता है। और HG आपको मालूम है बीटा ग्लूकोज को कह रहे हैं हम, तो बीटा ग्लूकोज है और ये प्रोडक्ट है। तो क्षारक उत्प्रेरक द्वारा हटाए जाने वाला एच आयन, ये जो एच आयन है इसमें ये क्षारक उत्प्रेरक के द्वारा हटा लिया गया। इससे जो अल्फा ग्लूकोज थी वो बीटा ग्लूकोज में चेंज हो गई। इनमें जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन है, उनका इन्वर्जन हो गया, म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल इथोनेट एस्टर। इथाइल इथोनेट आप जानते हैं किसको कहते हैं, CH3COO C2H5 को कहते हैं। इथाइल ग्रुप है ये C2H5 इसलिए इथाइल, और इथोनेट में ये कार्बन और हाइड्रोजन CH3 और C की दोनों कार्बन हमने काम में ली हैं, तो इसलिए इथाइल इथोनेट हो गया। 2 कार्बन है इथेन, तो ये सबस्ट्रेट का काम करती हैं। और फ्री एसिड, किसी भी फ्री एसिड से फ्री एच आयंस इस OC2H5 आयन के ऊपर अटैक करते हैं और मिलकर के ये बनाते हैं एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो कि अनस्टेबल है। H कंबाइन हो जाता है OC2H5 से, क्योंकि आपको पता है H और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। और अगेन CH3CO सबस्ट्रेट ऐसे ही रहती है और H ग्रुप वहाँ ऐड हो गया। फिर इस पॉजिटिव चार्ज है और फिर हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस के द्वारा एक और इंटरमीडिएट बनता है CH3CO होल पॉजिटिव, इंटरमीडिएट रेडिकल बनता है। और दूसरा बनता है इसमें C2H5OH, जो ऊपर का हिस्सा था वो C2H5OH के रूप में अलग हो जाता है। एंड CH3CO फ्री रेडिकल जो कि अगेन एक फ्री रेडिकल है, इंटरमीडिएट है, वो बनता है। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके एक तो हाइड्रोजन आयन रिमूव कर दिए जाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और एसिटिक एसिड दूसरा प्रोडक्ट बनता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है अल्कोहल, दूसरा प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड। और आपको मालूम है कि सब जो एस्टर उसके हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड और अल्कोहल मिलता है, लेकिन किस तरह मिलता है वो ये मैकेनिज्म समझाता है।
इसमें हम देखेंगे काइनेटिक्स क्या है एसिड बेस कैटालिसिस, उसकी क्रियाविधि कैसे काइनेटिक है, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं रेट कांस्टेंट के देखेंगे। तो इस काइनेटिक्स में जो कि कैटलाइज्ड है एसिड HA के H आयन का सबस्ट्रेट S पर ट्रांसफर होकर एक अनस्टेबल मध्यवर्ती संकर बनता है। संकर मीन्स इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है SH आयन। तो हमने सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट किया S से। ये सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट है। और एसिड बेस कैटलिसिस में हमने एक क्या लिया है, एसिड लिया है HA, ठीक है। तो ये इसमें कैटलाइज में एसिड HA के H आयन, इस HA का H आयन सबस्ट्रेट H पर ट्रांसफर होकर के SH पॉजिटिव बनाता है। ये एक आंतरिक पुनर्व्यवस्था है। इसके पश्चात A नेगेटिव निकल जाता है और इस आंतरिक पुनर्व्यवस्था से जो एसिड बेस कॉम्प्लेक्स जो इंटरमीडिएट बनता है वो पुनर्व्यवस्था के पश्चात उत्पाद बनाता है और H आयन को मुक्त कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट ने HA एसिड से अभिक्रिया की, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट K1 है और इससे एक कॉम्प्लेक्स SH पॉजिटिव और A नेगेटिव बनता है। SH पॉजिटिव एक इंटरमीडिएट है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और K सबस्क्रिप्ट -1 इस रेट कांस्टेंट से ये SH जो इंटरमीडिएट बना ये वापस S और HA में ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो SH फ्री जो कॉम्प्लेक्स बना इंटरमीडिएट, ये वाटर से रिएक्ट करके, क्योंकि हाइड्रोलिसिस होना है, ये K2 रेट कांस्टेंट से प्रोडक्ट और हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। H आयन वापस रिमूव हो जाते हैं और वाटर से अटैच हो जाते हैं और ये सेकेंड रिएक्शन एक स्लो स्टेप है। और आपको मैंने बताया काइनेटिक्स में स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अतः इस रिएक्शन की जो सेकंड स्टेप है इसकी रिएक्शन की रेट V जिससे रिप्रेजेंट करते हैं किसके बराबर होगी, फर्स्ट रेट कांस्टेंट K2, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आएगा। बट कंसंट्रेशन वाटर जो है एक्सेस में है, अतः इसकी कंसंट्रेशन स्थिर रहेगी। अतः K2 के साथ लेकर इसको कांस्टेंट किया गया है, ठीक है। जो रेट कांस्टेंट K2 जो हमने लिया, इसमें जब हम रेट लिखेंगे तो K2 जो है ये K2 तो है ही, साथ में इसमें वाटर की कंसंट्रेशन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, एक्सेस में है। उसके एक आध 2-4 मॉलिक्यूल्स के यूज़ होने से कंसंट्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए रेट बराबर है K2 इंटू SH कंसंट्रेशन। ये आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, थर्ड इक्वेशन। अब आपको सबको मालूम है कि जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसको आइसोलेट करना, उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करना, ये सब एक मुश्किल काम है। अतः स्टेडी स्टेट कंसेप्ट काइनेटिक्स का लागू करके हम SH आयन की कंसंट्रेशन का मान ज्ञात करते हैं। स्टेडी स्टेट कंसेप्ट कहता है कि किसी भी स्पीशीज के बनने की होगी K1 SHA इज इक्वल टू माइनस हटा दो तो बाकी सारा का सारा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। K-1 SH फ्री SH रेडिकल इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन इंटू A का कंसंट्रेशन माइनस K2 का कंसंट्रेशन, K2 इंटू SH पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। अब इसको क्योंकि राइट से हमने लेफ्ट में किया, 0 के बराबर किया है, तो ये माइनस जो है ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर K1S कंसंट्रेशन इंटू HA कंसंट्रेशन बराबर है, इन दोनों राइट हैंड साइड की इक्वेशन में से SH हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A-1 A- प्लस K2।
नाउ कंसंट्रेशन ऑफ SH किसके बराबर होगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ S कंसंट्रेशन ऑफ HA, और बाकी को नीचे ले आइए, K-1A प्लस K2। ठीक है। नाउ दिस फोर्थ रिएक्शन से SH आयन का कंसंट्रेशन हम रिएक्शन 3 में रखेंगे, जिसमें रेट बराबर है K2 इंटू SH कंसंट्रेशन। तो हमारी रेट बराबर हो जाएगी, K2 एज इट इज़ ले लिया, SH की जगह हम ले लेंगे K1 अपॉन K-1, ए नेगेटिव आयन, S कंसंट्रेशन ऑफ S कंसंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ K2। कुछ लिमिटिंग स्टेट्स में या सीमांत स्थितियों के लिए, पहला, जब K2 इज ग्रेटर देन K-1, K2 बहुत ज़्यादा होगा K-A कंसंट्रेशन ऑफ K-1 A-1 से, तो हम K1A प्लस K2 इज इक्वल टू K2 मान लेंगे। जब K-1 बहुत ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ लिमिटिंग स्टेट्स में मैंने बताया, जब K2 बहुत ज़्यादा होगा तो K-1 को, इसको हम ओमिट कर देंगे इसके कंपैरिजन में, तो K2 से K2 कट जाएगा और हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी K2 प्लस, हमारी इक्वेशन हो जाएगी K2 K1 S HA अपॉन K2, और K2 से K2 कट गया तो रेट बराबर हो जाएगी K1 S इंटू HA। अतः यहाँ रेट सबस्ट्रेट तथा एसिड की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। दूसरी कंडीशन है, जब K2 बहुत कम होगा K-1A से, तब K-1A प्लस K2 के स्थान पर हम K-1A लिख सकते हैं। ऐसा करने पर हमारी रेट हो जाएगी K2 K1 K-1 इंटू A-1 A रेडिकल, और ऊपर आ जाएगा S फ्री रेडिकल सबस्ट्रेट प्लस HA कंसंट्रेशन। ऐसी स्थिति में अब कुछ कटेगा नहीं, पहले वाले में K2 कट गया था, तो इसका मतलब ये हुआ 6 इक्वेशन जो है रेट इक्वेशन है, जबकि K2 ज़्यादा हो K1 से। एसिड HA को वियोजन देखने पर अब हम क्या करेंगे, जो एसिड है इसके कंसंट्रेशन को भी निकालना चाहेंगे। तो अगर हम HA का डिसोसिएशन देखें तो HA का डिसोसिएशन H आयन और A आयन में होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, H आयन का कंसंट्रेशन A आयन का कंसंट्रेशन अपॉन HA का कंसंट्रेशन। इसमें Ka के बाद हम H आयन कंसंट्रेशन ले लें तो Ka अपॉन H आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, A कंसंट्रेशन ऑफ A आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA आयन। इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ HA आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A आयन, जो कि Ka अपॉन H पॉजिटिव के अनुसार है, के बराबर है, ये इक्वेशन 7 है, इससे ये वैल्यू हम 6 में रख दें। 7 से HA अपॉन A नेगेटिव की वैल्यू का मान हम अगर 6 में रख दें तो हमारी रेट हो जाएगी K2 K1 S सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अपॉन K-1 इंटू H आयन की कंसंट्रेशन अपॉन Ka। इसमें K2 K1 K-1 और K हमने सब कांस्टेंट्स को एक साथ कर लिया, तो रेट हो जाएगी ऑल दीज कांस्टेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। यहाँ पर रेट डिपेंड्स ऑन H आयन, सो दिस इज एसिड कैटालिसिस का एग्जाम्पल है, ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक और वो जनरल एसिड कैटलिसिस क्या होते हैं। थैंक यू, दिस इज कंप्लीट, दिस टुडे आई हैव कंप्लीटेड द एसिड बेस कैटालिसिस। थैंक्स। गुड मॉर्निंग।